बरतानिया में इमिग्रेशन के बदलते हुए कवानीन और उनके पाकिस्तानी कम्युनिटी पर असरात के हवाले से माहिर कानून बैरिस्टर गुलनवाज खान की दुनिया न्यूज़ फोरम में खुसूसी गुफ्तगू। इस मौके पर उन्होंने नए कवानीन, वीज़ा पॉलिसी में तब्दीलियों, अपील के तरीक़ाकार और मुस्तकबिल में मुमकिन कानूनी चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। उनका कहना था कि बरतानिया में नए इमिग्रेशन कवानीन न सिर्फ नए आने वाले तारकीन वतन के लिए चैलेंज बन रहे हैं, बल्कि पहले से मुकीम तारकीन वतन के लिए भी मुस्तकिल रिहाइश और वीज़ा में तौसी का अमल मजीद मुश्किल होता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूँ सीब अरसलान। इस हफ्ते का सबसे हॉट टॉपिक जो है बरतानिया के जो इमिग्रेशन कवानीन हैं उनमें इतनी ड्रास्टिक और ड्रामेटिक तब्दीलियाँ जो लाई गई हैं, हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है। और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए लंदन से माहिर कानून, इमिग्रेशन एक्सपर्ट बैरिस्टर गुलनवाज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम बजाय इसके कि अपनी ज़बानी आपको बताएं, एक कानूनी माहिर की ज़बानी आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये खबर जब आई तो मेरी तरह आप पे भी ये एक सरप्राइज की तरह गुजरी, या वर यू एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ न्यूज़? एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें स्पिन होगा ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। चूँकि उससे जस्ट 2 दिन पहले असाइलम रिफॉर्म्स आई, उस पर तो समझ आ रही थी कि उसके ऊपर ये एक ड्रास्टिक उसके ऊपर मेजर लेने वाले बने हैं। लेकिन ये जो दूसरी वाली आई ये टोटली और इसमें स्पेशली जो मेन पॉइंट है जो किसी के लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं और ना वो अभी तक भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि रेट्रोस्पेक्टिवली इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। मीन कि जो 2000 मतलब 3-4 साल पहले लोग आए हैं, क्योंकि जो भी रूल ये लॉ आता है तो वो फ्यूचर के लिए होता है, उसकी डेडलाइन होती है। सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि बरतानिया में ये बड़ा एक रूल और लॉ के लिहाज से बड़ा इसको एक अंडरस्टैंडिंग कंट्री समझा जाता है। और जब भी कोई कानून बनता था तो लोग ऑटोमेटिकली एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था और समझ जाते थे कि ये लॉ अब से बाद में आने वाले लॉ। ये पहली दफा तारीख में ऐसा हो रहा है कि ये रिवर्स में गए हैं और 2021 से ऑनवर्ड, और ज्यादा लोगों की बड़ी तादाद आई ही 21 के बाद आई है। ये तकरीबन लोग बनते हैं जी अराउंड जो इससे लोग इफेक्ट होंगे अगर ये एज इट इज कंसल्टेशन, ये 2 मिलियन प्लस है, 2 मिलियन प्लस। अब ये वजह क्या बनी असल में, जब वो सारे स्टैटिस्टिक्स नंबर सारे देखे, स्पेशली जहाँ पे जो इश्यूज बने वो बने केयर वर्कर्स के ऊपर, चूंकि उसके लिए इंग्लिश का थ्रेशोल्ड नहीं था, उसके लिए कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, कोई प्रोफाइल हाई, ये नहीं बस ठीक है जी स्पॉन्सर हो गया आप जा सकते हैं, और फिर फैमिली। और जो उसमें जो मेन पॉइंट था जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों की इंटरेस्ट डेवलप हुई, एक तो कि उसके अंदर कोई प्रोफाइल या एक्सपीरियंस मैच करना या वो जरूरत नहीं थी। सेकेंडली उसके ऊपर इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस जो हैं वो काफ़ी जो एक बड़ी सब्सटैंशियल अमाउंट है। उसमें एक 4 लोगों की फैमिली है तो 20-25 हज़ार पाउंड तो वही बन जाते थे। तो वो ये असल में वजह बनी उस पर ज्यादा लोगों का उसके ऊपर। और वो काम भी ऐसा था कि कोई भी कर सकता था, जो आप घर में भी अगर अपने बुजुर्गों की लुक आफ्टर करते हैं तो उससे मिलता जुलता। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहे हैं कि 40,000 प्लस जॉब्स थी, एक्चुअल लोग आए 6 लाख। अब ये नंबर्स का जो गैप है, अब इससे क्या हुआ कि सरप्लस हो गई हर चीज़। अब उससे फिर वो टीवी पे, मीडिया पे जो मेजर जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है वहाँ पे, तो फिर उसके बाद फार राइट्स के जो प्रोटेस्ट आपने देखे लंदन में कपल ऑफ मंथ्स अगो, वो देखे, वो काफ़ी चीज़ें मिक्सअप होगी तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ गया। देन फिर ये चीज़ें वर्किंग तो हो रही थी, लेकिन इस लेवल पे और रेट्रोस्पेक्टिवली ये एक्सपेक्टेड नहीं। आप समझते हैं कि जो इतना ड्रास्टिक किस्म के मेजर्स लिए गए, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, शबाना महमूद ने जो अनाउंस किया, ये गवर्नमेंट ने दबाव में आके ऐसे फैसले किए हैं, इनको डिफरेंट तरीके से भी टैकल किया जा सकता था? इसमें जी जो भी डिसीजंस होते हैं, एक तो जो करंट गवर्नमेंट है वो एक बड़ी मेजॉरिटी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर है, जो भी रूल लॉ लेके आएंगे ऑब्वियसली वो उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। सेकेंडली इनके ना जो भी डिसीजंस आप लेते हैं इनके बड़े इम्पैक्ट होते हैं इकोनॉमी पे। अब लोग सारे इकोनॉमिक माइग्रेंट तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनका जो उनके अच्छे बैकग्राउंड थे, हाईली स्किल्ड लोग हैं, दूसरे लोग हैं, तो सबके लिए वो अट्रैक्शन नहीं रहती, वो जो एक डेस्टिनेशन होता है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे हम ले सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे ये होता है, अगर आप यहाँ पे कोई शूटिंग करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है। वजह क्या बिहाइंड कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि यूके जो है प्रमोट हो हर जगह के ऊपर, तो इसलिए उनकी वो फंडिंग की जाती है। अगर कोई आ रही तो उसको सब्सिडाइज करेंगे, उसको फर्दर कुछ पैकेजेस देंगे ताकि फैसिलिटेट करें, ताकि लोग मैक्सिमम लोग जो हैं, तो क्योंकि जो सिनेमाज पे हर जगह जाएगा वही डेस्टिनेशन। इसी वजह से आप जब जाएं तो यूके ऑलवेज टॉप डेस्टिनेशन रहा है, वो स्टूडेंट हों या वो जॉब के लिहाज से हों या इकोनॉमिक विजिटर्स भी हों, ऑलवेज मतलब टॉप डेस्टिनेशन ये रहा है। लेकिन इसके बाद अब जो नए जो मेजर्स आ रहे हैं उसमें साइलम है या रिफ्यूजी हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं या बाकी लोग हैं, हाँ कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा। जो वेल पेड लोग हैं उनको तो मैं कहता हूँ तो लॉटरी निकल गई।
उस पर भी बाद में आते हैं, तो कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा इस चीज़ से। ठीक है, अच्छा फायदे वालों पे आखिर में हम ये सेव करके रखते हैं, क्योंकि वो बड़ा छोटा सा पोर्शन है लोगों का जिनको इसका फायदा होगा। जिन लोगों को इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा वो केयर जो वर्कर जो लोग आए थे उस वर्क वीज़ा के ऊपर, उनको होगा। तकरीबन 20 लाख के करीब लोग हैं जिनमें एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो है वो पाकिस्तानियों की भी उसमें है, जिसमें फैमिलीज आई हैं। अब उनको पहले 5 साल के रूट पे डाला गया था और लोग ये समझते थे कि 5 साल बाद स्टे हो जाएगी, उसके बाद वो काम करें या ना करें वो यहाँ पे रह सकेंगे। अब जब ये मिनिमम उनको 10 साल वाले रूट पे डाला गया है तो उसके साथ मुश्किलात क्या पैदा होंगी? एक तो टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ गया, और लोगों को क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा? इसका जो इससे लोग जी सिर्फ केयर वर्कर्स इफेक्ट नहीं होंगे, इससे कुछ और लोग जो कि फार्मूला जो आया है इसको बड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक फार्मूला ये दिया गया बेस लाइन क्या है कि जिस तरह पहले कोई भी जो सेटलमेंट रूट था वो 5 साल के बाद सेटल हो जाता था, स्किल्ड वर्कर है आफ्टर 5 ईयर्स वो सेटलमेंट उसकी ग्रांट हो जाती थी। अब उसको 5 ईयर से चेंज करके कर दिया गया है 10 ईयर, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। क्योंकि 10 साल भी ऑटोमेटिकली नहीं, वो भी अर्न करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन है, उसमें आपकी सूटेबिलिटी है, उसमें आपकी इंटीग्रेशन है। ये टेस्ट हर एक ने पास करना है। ठीक है जी, जैसे एग्जैक्टली ऐसी है जैसे अगर किसी ने 5 साल बेस पे कोई इंडेफिनिट होता था तो उसको इंग्लिश टेस्ट B1 पास करना मस्ट था, अदरवाइज एक्सटेंशन लाइफ इन यूके पास मस्ट था। ये की रिक्वायरमेंट थी। ये ठीक है। अब क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं? 10 साल है प्लस ये 3 चीजें। अब उसकी जो कंट्रीब्यूशन क्या है कि जो वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आपकी जो इनकम है 12,700 लीस्ट होनी चाहिए लास्ट 3 साल में प्रायर टू सबमिशन ऑफ सेटलमेंट। 12,700 तो वो पार्ट टाइम भी कर सकता है, ये मतलब नहीं। ठीक है। इंग्लिश टेस्ट B1 से उसको अप करके CFR लेवल B2 कर दिया गया। How hard is that? B2 आप कह सकते हैं कि जिसमें आपकी रीजनेबल जो कम्युनिकेशन हो, क्योंकि A1, A2, B1, B2 में कि आप बातचीत समझा सकते हो। 10 साल का बंदा गुजार लेगा तो वो भी हो जाएगा। तीसरी है कि आप सुटेबल हो, क्राइम ना किया हो। ठीक है, ये चीजें वो है जो समझ में आती हैं। ये क्राइम ना किया हो से मुराद कोई एक्चुअल क्रिमिनल ऑफेंस या इसमें स्पीडिंग ऑफेंस भी हो सकता है? स्पीडिंग ऑफेंस इसमें नहीं आते नॉर्मली। ज्यादातर जो होते हैं जो क्राइम जो ऑफेंस होते हैं जिसमें आप प्रिजन वगैरह होता है, इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। उसमें एक लॉ है उसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन एक्ट 1974। तो उसमें होता है अगर आपका फॉर एग्जांपल जो क्राइम किया है उसकी टाइम है, अगर आपने प्रिजन में 1 मंथ थी, 6 मंथ थी, 12 ईयर, तो कितना टाइम, तो उसके स्पेंड का टाइम है, अगर वो स्पेंड हो गया तो शायद वो डिसरिगार्ड कर दिया जाए। बहरहाल वो कहते हैं कि क्राइम नहीं होना चाहिए। तो ये वो तीनों टेस्ट हैं जो कि एक रीजनेबल आप कह रहे हैं कितना हाई या उसको अनफेयरनेस नहीं कह सकते। लेकिन जो प्रॉब्लम जहाँ पे क्रिएट होता है, यहाँ तक तो ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। 10 साल पूरे हो गए, यू कैन गो हेड, बट देयर आर सम कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं, ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बेसलाइन 10 इयर्स है। अब कंडीशंस क्या है जी, अगर तो आप कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आप टॉप अप करते हैं तो आपका 10 साल में से टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। सही, ये गुड पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कहता है जी ओके मैं B1 नहीं, मैंने C1 कर लिया है जी, तो उसका वो कहते 10 साल नहीं वेट करे, अब 9 साल में ILR। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि 9 है, 7 है, 8 है? C1 टेस्ट पास कर लिया जो कि B2 के बाद आता है। ओके, अगर वो कोई बंदा टेस्ट कर लेता है एप्लीकेंट, तो उसको 10 इयर्स वेट की जरूरत नहीं है, ही कैन अप्लाई आफ्टर 9 इयर्स। ओके, 1 ईयर रिड्यूस हो गया। एक एडिशनल चीज 1 साल आपका रिड्यूस कर ये गुड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अर्न सेटलमेंट, इसलिए अर्न नहीं कर रहा है ना, तो 1 ईयर रिड्यूस हो गया। पॉइंट बेस्ड सेटलमेंट भी आप इसको कह सकते हैं, जिस तरह कुछ और कंट्री में ऑस्ट्रेलिया या ठीक। अच्छा, कोई दूसरा एप्लीकेंट है वो कहता है जो कि इंग्लिश भी हो गया जी, मैं बड़ा अच्छा और मैंने कम्युनिटी के अंदर जो है वो मैं सर्व किया है मैंने, और आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, वॉलंटियर वर्क जिसे कहते हैं। ठीक है, उसी को डेफिनेशन नहीं है, वो किसी ग्रुप के साथ आपने काम किया है, कोई एनवायरनमेंट पे काम किया है, किसी लिहाज से जो पेड नहीं था, हाँ फूड बैंक में काम किया है, पेड नहीं था, 1 साल उससे भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, वो अगर आपने किया है उससे 3 से 5 साल रिड्यूस होंगे, डिपेंड ऑन दैट, बिग चेंज। तो 10 साल से अगर आपने अच्छी कोई कर लिया काम, देखिए अगर इसको थोड़ा पॉजिटिव देखें, ये पॉजिटिव है, तो जो लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे इस कम्युनिटी में, that's what they want. बेसिकली वो मोटिवेट करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ आप आगे सिर्फ इधर अपनी जिंदगी गुजारें, पैसे कमाएं, आप यहाँ के माशरे में भी अपना टाइम वेस्ट नहीं रहा। मतलब है कि अगर आप जल्दी सेटलमेंट अर्न कर सकते हैं तो आपकी कंट्रीब्यूशन है, और आपने फूड बैंक जैसे बताया है कि और आपने एनवायरनमेंट में या काम किया है, तो 3 से 5 साल रिड्यूस हो गए आपके। तो टेक्निकली अगर C1 भी कर लिया, 5 साल 6 साल माइनस हो गए 10 साल से, जल्दी चले गए आप तो 4 साल पे। अच्छा, आपकी जॉब भी अच्छी है, अब ऐसा भी ले लेते हैं,
और जॉब पिछले 3 साल से प्रायर टू सबमिशन ऑफ सेटलमेंट एप्लीकेशन आपकी जॉब है 50,700 मोर लेस पर एनम, ये आपकी जॉब है, जो कि यहाँ पे कोई बंदा भी थोड़ा स्किल्ड है उसकी इतनी सैलरी है। ठीक है जी, उससे 3 साल माइनस फर्दर हो जाए। आप हायर टैक्स ब्रैकेट में जैसे ही जाते हैं तो वो तो आपकी 3 इयर्स और रिड्यूस हो जाती है। 3 इयर्स और रिड्यूस हो गए। तो फिर तो अगर आपने ये सब काम कर लिया था तो 2 साल बाद ये कहते हैं पैनिक जो क्रिएट होता है ना, वो सिर्फ एक साइड देख रहे होते हैं, दूसरी साइड भी देखें ना। ये पॉजिटिव चीजें हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, तो वो इस लिहाज से अर्न करें ना इस चीज को, थोड़ी हिम्मत करेंगे तो। पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, आप जो मर्जी कर लें, 5 साल तो आपको लगाने ही थे हर आदमी। ठीक हो गया जी, यहाँ से 3 साल माइनस हो। कोई ऐसा ऑप्शन बताएं कि एक दिन बंदा आए और दूसरे दिन ना। उस तरफ ही आ रहा हूँ। अच्छा जी, आप हाई टैक्स पेयर है एप्लीकेंट, और उसकी जो अर्निंग है वो 125,000 प्लस हो गई लास्ट 3 इयर्स में। उसने इस पे हार्डली जो टैक्स बनता है ना, ये 10,000 के आगे पीछे पर मंथ बनती है। ठीक है। जो अच्छे जो प्रोफेशंस है उसमें 10,000 लोग अर्न करते हैं, मोर्गेजेस में आगे पीछे करते हैं। अब वो जो क्लास है, अब 10,000 अगर आपकी अर्निंग है, रिगार्डलेस वो एक जॉब से एक से ज्यादा जॉब से है, एज फार एज दैट इज अ टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो आपका रिड्यूस हो जाएंगे 7 साल। ओके, ठीक है जी। तो अगर आप इनमें से मल्टीपल उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है आप बहुत जल्दी साल के अंदर आप पहुंच जाएंगे। मतलब दिस इज हाउ द अर्न। ठीक है जी। अच्छा, 7 साल यहाँ से रिड्यूस हो सकते हैं, अगर इनकम ब्रैकेट 50 है वहां से 3 साल हो सकते हैं, आपकी चैरिटी है वहां से 3 से 5 साल हो सकते हैं, इंग्लिश C1 कर लिया है वहां से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आप टाइम बेस लाइन जो 10 ईयर्स है वहां से रिड्यूस होते जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके 10 साल में भी नहीं हो सकेंगे, उस तरफ आ रहे हैं अभी। आप उस तरफ आए। ठीक है, ये गुड पॉइंट्स सारे के सारे, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड वाला था। अब बैड क्या है, उस तरफ आते हैं। अब ये थोड़ा डर कोना साइड है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद भी इस बात को समझती हैं कि ये हार्श हो सकता है, बट कंसल्टेशन होनी चाहिए, अवाम लोग इसके ऊपर डिसाइड करें कैसे करना है। अब उसके ऊपर कंसल्टेशन इस वक्त लोगों को चाहिए कि फ़ोन आपस में करने के बजाय उस कंसल्टेशन का हिस्सा बने, वहाँ पे अपने कमेंट्स दें और वहाँ पे हिस्सा लें, जो इन प्रोग्रेस है, जो कि एंड हो जाएगी फेब के 26 ये हो जाएगी 12 फेब 2026 को, नेक्स्ट ईयर ये फेब में कंसल्टेशन बंद हो जाएगी। तो प्लीज़ टेक पार्ट इन दैट। अच्छा, वो क्या है, नंबर 1 कि अगर उसमें एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पे आया और वो विजिट वीज़े पे आया, अब विजिट वीज़ा तो किसी में स्विच नहीं होता, तो उसको कहते हैं जी ये जो कि विजिट वीज़े पे आया था, इसका काम था आना और वापस चले जाना, तो ये ब्रीच किया है इन्होंने अपनी कंडीशन को। सही, तो ब्रीच किया, वो कहते हैं जिस पे माफ़ी नहीं है, इस पे वी विल बी टेक वेरी सीरियस एंड स्ट्रिक्ट मेजर ऑन दैट। उसके ऊपर या एक बंदा इलीगल किस तरीके से पहुंचा, दे क्लासिफाइड इन बोथ कैटेगरीज नाउ। आप इलीगल आए हों एप्लीकेंट, या वो एज ए विजिट वीज़ा आया और उसने उसके बाद उसने कुछ प्रोग्रेस हुई, शादी होगी, बच्ची होगी, बट जो भी है उस बेस के ऊपर वो आगे गया, या तो उसको कहते हैं जी आपको 20 ईयर आप पेनल्टी है ये इसकी, टॉप ऑफ ऑन 10 ईयर, सो ऑल टुगेदर 30 ईयर्स, राइट, टू हाई। लेकिन अच्छा, अगर ये प्रपोज्ड है 20 ईयर्स, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रही है 5 साल हो सकती है, 10, 15, 20, तो ये अवाम डिसाइड करे, लेकिन होगी। ठीक है, लेट्स से बेस्ट केस सिनेरियो 5 साल की पेनल्टी, लेकिन मेरा ख्याल है ये 15-20 के नजदीक रहनी है, जो लग रहा है। वो ये कह रहा हूं, सो 10 साल वो और 5 साल पेनल्टी के ऐड करके 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अगर 15 साल हो जाते हैं और वो बंदा फिर इन शराइत में से किसी के एक के ऊपर पूरा उतरता है, जो आपने बताया वो C1 कर लेता है, वो माइनस होते जाएंगे, तो उसकी 15 में से वो माइनस होगी, वो माइनस होते जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड पे है ना। अच्छा, दूसरी साइड पे जो दूसरी पेनल्टी है वो है कि किसी आया, इसमें खवातीन स्पेशली शायद बहुत इफेक्ट हों, सिंगल मदर वगैरह हैं, वो बेनिफिट अगर किसने लिया है, लेता रहा, ये लेती रही है एप्लीकेंट, सिंगल मदर्स, लड़ाई झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम बन गया, उसके बाद लैदा बेनिफिट स्टार्ट हो गए, दिस कैन बी सीरियस ट्रबल नाउ, स्पेशली फॉर दोस पीपल। उसके लिए क्या है कि अगर बेनिफिट्स लेस देन 12 मंथ लिए, यानी 1 साल से ज्यादा, 10 साल पेनल्टी है। सो 10 साल के ऊपर 10 साल, करेक्ट, बेस लाइन 10 साल है, उस पे 10 साल जो पेनल्टी हो उसकी एडिशनल है, करेक्ट, तो 20 ईयर्स बाद सेटलमेंट होगी। और अगर जो बेनिफिट्स हैं वो 1 साल से ज्यादा लिए हैं, क्योंकि अमूमन आपको उसको ले रहा तो ले ही रहा है, तो उस सूरत में 20 ईयर्स। ऐसे तो लोग बहुत कम ही नजर आते हैं कि जो जाके खुद अपने बेनिफिट्स बंद करवा के कहेंगे हमने नहीं, तो उसमें 20 ईयर्स आ गए, तो ये फिर सेटलमेंट चली गई 30 ईयर्स के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर चली गई। अच्छा, ये बेनिफिट्स वाले हैं या इलीगल एंट्री। लेकिन मुझे एक मेरे नॉलेज में इजाफा कीजिएगा कि जो फॉर एग्जांपल स्पाउस वीजा वाले लोग हैं या वर्क परमिट वाले लोग हैं, उनकी तो जो उनको वीजा इशू किया जाता है, नो रिकोर्स पब्लिक फंड है, नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, जिसका मतलब है कि आपको बेनिफिट्स मिल नहीं सकते। करेक्ट, वो नहीं लोग फैक्टर, ये वो है विजिट वीजे पे आए, शादी होगी, मामलात हो गए, उसके बाद जो है आपस में
सेपरेशन हो गई, सिंगल मदर बन गई, कुछ ऐसे मामला हो गए, ठीक है जी, तो वहाँ पे अब बेनिफिट लेने मतलब गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिशन यूज करती है। अब डेस्टिट्यूट बंदा हो गया कोई, वहाँ पे सम टाइम गवर्नमेंट जब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से निकल के वो या सेपरेशन पे चले गए या डोमेस्टिक वायलेंस वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है जी, तो उस सूरत में क्योंकि जो बहुत सी कैटेगरी जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है उसमें तो नॉर्थ कोस्ट पब्लिक फंड है, बट if there are some special circumstances होगी तो वो उस पे समटाइम चले जाते हैं उस चीज़ के ऊपर, तो वो यहाँ से पेनल्टीज आ रही हैं 20 years 10 years, तो ये पेनल्टीज है सारी की सारी। क्राइम कोई है उसकी पेनल्टी आ गई है। इस तरह जो असाइलम सीकर हैं, अब असाइलम में वो भी इससे चूंकि लिंक्ड कर दिया गया है, अगर कोई आता है रिफ्यूजी है तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 years वो सेटलमेंट क्लेम होती थी। अब वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, आपको टेम्परेरी जो दिया जाएगा उसके अंदर आपको रिव्यू करते रहेंगे, जो ही आपके कंट्री के हालात सिचुएशन बेहतर होगी, यू विल पैक योर बैग्स एंड ऑफ यू गो, दैट्स इट, यू लीव, ठीक है जी। तो ये रिव्यू होता रहेगा, और अगर हालात ऐसे ही रहते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होते, देयर इज नो चेंज, तो उसमें वो कहते हैं जी आफ्टर 20 साल के बाद आपको सेटलमेंट दे सकते हैं, बट देयर इज नो रीयूनियन, वन थिंग। और सेकेंडली आप अगर यहाँ पे हैं तो फिर आप अपने आप को, हाँ आप भी अर्न कर सकते हैं क्विकली, उनको भी बताया, उसके लिए एक स्पेशल रूट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, स्टूडेंट एंड स्किल्ड वर्कर, अलग से स्पेशल उनके लिए होगा। तो अगर वो काम करना शुरू कर देते हैं, स्टडी करते हैं, या वो उस पे, तो वो उस पे स्विच कर पाएंगे उस कैटेगरी के अंदर, तो फिर उस पे वो रूल लगेंगे सारे के सारे, तो दे मे बी सेटलमेंट उनको अर्ली हो सकती है इफ दे मैनेज टू स्विच ऑन दोज कैटेगरीज। और जैसे होता है ना, घर बैठे हैं बस आगे मेहमान बन गए, जैसे पहले होता था, उनको तो काम करना अलाउ ही नहीं था। एक टाइम ऐसा था कि रिफ्यूजीज काम करना, सॉरी असाइलम वाले करना नहीं चाहते, वो अभी भी नहीं होगा अलाउ। सही, ये उनके लिए जिनको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा, सही, ना कि उनको जो कि मतलब असाइलम सीकर की बात नहीं हो रही, जो रिफ्यूजी स्टेटस जिनको मिल गया उनकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, तो उस इससे, तो ये काफी ज्यादा ऐसी चेंजेस आ रही हैं। आपने काफी सारे पॉइंट्स जो है बड़ी तफसीलन कवर किए, मेरे नॉलेज में और हमारे व्यूअर्स के नॉलेज में भी काफी इजाफा हुआ होगा। एक पॉइंट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल मुझसे किए गए, लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जब आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR मिल जाएगा, उसके बाद भी आपको बेनिफिट्स जो हैं वो आप लेने के हकदार नहीं होंगे, और जब तक आप ब्रिटिश नेशनल नहीं हो जाते, यानी आपका नेशनलाइजेशन नहीं हो जाती और पासपोर्ट नहीं मिल जाता। इसके ऊपर वेरी क्लियर जो सेक्रेटरी स्टेट ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर, कि इस वक्त अगर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है उस पर तो ऑटोमेटिकली पब्लिक फंड अलाउ है, हर कोई ले सकता है एज फार एज यू आर फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट, तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। अभी इसमें जो मामलात हैं इसमें यूनिवर्सल क्रेडिट, टैक्स वाइज सारे ये जो फैसिलिटी है ये इंडेफिनिट के लिए खत्म की जा रही है टोटली। अब जो इससे पहले आए हैं उनके ऊपर भी ये न्यू जो पॉलिसी है इसमें कुछ चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। बहरहाल जो जिस हद तक उन्होंने बताया है वो ये है कि बेनिफिट वोंट बी फॉर सेटल्ड पीपल, बेनिफिट्स वुड बी ओनली फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स। ओके, तो अब ये डिफाइन हो गया ना कि जो ब्रिटिश सिटीजन है उनके लिए बेनिफिट होंगे, सेटल्ड लोग हैं उनका उसको रिव्यू नहीं कर रहे, उनके स्टेटस को जो इसको मिल गया दिस इज फाइन, बट बेनिफिट्स नहीं होंगे। That's the new उनके पास अब ये ऑप्शन है कि वो अगर करना चाहें यानी अपने सेटल स्टेटस को नेचुरलाइजेशन करवा के अगर वो एंटाइटल है लेना चाहें, उसके ऊपर भी अभी स्टेटमेंट आ गई है कि जो ब्रिटिश पासपोर्ट है इस वक्त क्या है कि इंडेफिनिट 1 साल हो गया आपका, और आफ्टर 1 ईयर आप स्टेट में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बाद आप ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट स्पाउस। जो ब्रिटिश स्पाउस हैं वो नेक्स्ट डे भी ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक एक्सेप्शन है इस चीज़ की। अब उसको भी रिव्यू किया जा रहा है कि ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए भी अर्निंग नेशनैलिटी का एक फॉर्मूला लेके आया, कब आ रहा है वो भी नहीं क्लियर, लेकिन ये पासपोर्ट तक क्वालिफाई अभी तो आफ्टर 1 ईयर सिंपल ये प्रूव करना है you live in the country, there is no threshold for salary as long as you are earning something. Yes. You provide all the past life in UK test, past level B1 test has वही जो आपने इंटरफेस पे यूज किया होता है वही आप लगा के आप चले गए, तो वो टाइम बेस है। लेकिन अब उसके ऊपर भी रिव्यू की जो है ना, लेकिन अभी तक उसकी कोई क्लियर कट नहीं। 3 सेगमेंट थे उसमें, रिफॉर्म्स थी असाइलम के अंदर और ये इमिग्रेशन के अंदर, और अब जो नेक्स्ट रिफॉर्म्स वी आर एक्सपेक्टिंग वो है ब्रिटिश पासपोर्ट। कुछ लोगों को एक्सेप्शन भी है इस चीज़ के अंदर, चूँकि बहुत से लोग हैं जिनको एक्सेप्शन है, वो भी उनको बताना चाहिए कि जो ब्रिटिश जो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें बच्चे जो हैं या वो पेरेंट हैं या वो मतलब डायरेक्ट फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली मेम्बर डेफिनेशन है उसमें फादर मदर हस्बैंड वाइफ, ये फैमिली ब्लड रिलेटिव्स जो आपके डायरेक्ट, तो उनके लिए ये कंसल्टेशन जो है एग्जाम्प्ट की जा रही है, तो उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही, दे द गुड थिंग
फॉर एग्जांपल वैसे जिनके बच्चा जो है ब्रिटिश सिटीजन उसकी बेस के ऊपर मिला होगा उसको या किसी लिहाज से, दे मे बी एक्सेप्टेड फ्रॉम देयर, ठीक है, तो ये गुड थिंग फॉर देम। दूसरी जो कैटेगरी है वो लोग जो पब्लिक सर्व कर रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर्स हैं, उसमें नर्सिज हैं, टीचर्स हैं, इनको भी एग्जाम्प्ट किया जा रहा है, तो ये भी 5 ईयर रूट पे ही सेटलमेंट होगी। वो जो है पेरेंट्स वगैरह उनको भी ओल्ड रजीम में रखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो कंसल्टेशन नहीं होगी। तीसरी जो हाई टैलेंटेड लोग हैं, उसमें ग्लोबल टैलेंट है, उसके बाद ये फाउंडर इनोवेटर है, ये जो लोग हैं इनको भी जो है वो 5 ईयर रूट पे ही है, उनको भी नहीं टच किया जा रहा। प्लस जो लोग जिन्होंने जो जो फोर्सेस हैं इसके अंदर सर्व कर रहे हैं उनको भी एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। ये कुछ लोग एग्जाम्प्टेड है, स्पेशली जो ज़्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से या दूसरी जो साउथ एशियन है उसमें जो ब्रिटिश जो पहले बताया, तो वो मे भी एग्जाम्प्ट हो जाए इस सारे इस कंसल्टेशन से। तो अभी इस चीज़ के ऊपर बात होनी है। इस सारी गुफ्तगू का लब्बे लुबाब ये है कि जो मोस्टली अफेक्टेड लोग हैं वो या जो असाइलम सीकर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्विच किया, या जो लोग वर्क परमिट्स के ऊपर यहाँ पर आए जिनकी बड़ी तादाद हो, थोड़ी बचत हो जाएगी। जो डोमेस्टिक वायलेंस हैं उनके भी, उसको भी आउट ऑफ कंसल्टेशन किया जा रहा है, उनको भी मोस्ट प्रॉब्ली, और जो स्पाउसेस हैं वो भी खैर आउट ऑफ होंगे इसके, और ब्रीफ्ड पार्टनर फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आए और उसके बाद उनके अनफॉर्चुनेटली डेथ होगी हस्बैंड या वाइफ की, जिसके वीजा के ऊपर तो इमीडिएटली इंडेफिनिट अप्लाई हो सकता है। बहुत से लोग नहीं जानते इस चीज को। अच्छा, दे कैन अप्लाई इमीडिएट इंडेफिनिट, फॉर एग्जांपल केम हियर स्पाउस वीजा। इसके ऊपर हम तफसीलन एक इलादा जो है वो करेंगे, क्योंकि ये वाकई बहुत से लोग नहीं जानते इस पे हम एक डोमेस्टिक वायलेंस पे भी इमीडिएट इंडेफिनिट है, ओके, उस पे वेट नहीं करना। ये 2 टॉपिक्स जिनको हम अगले सेशन में आपके साथ कवर करेंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली जब हम नेक्स्ट आपके साथ एक सेशन करेंगे तो इस पे ज़्यादा मजीद क्लैरिटी जो है वो आ चुकी होगी। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे गुलनवाज साहब एज ऑलवेज वेरी नॉलेजेबल, और इस सारे इमिग्रेशन के जो लॉ चेंजेस हैं उसके ऊपर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ऐसी चीज़ें जो हमें या पब्लिक को नहीं भी पता थी उसके ऊपर भी उन्होंने तफसीलन गुफ्तगू की। आज के फोरम में से अब तक के लिए इतना ही। अगले फोरम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।